नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मगड़ी वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज हम बात करने वाले हैं अन्नामलई के बारे में। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया है और बहुत बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। वो क्या है, कैसे है, इस बारे में अविनाश भाई बात करेंगे। बट मैं बोलूंगी कि विजय की एंट्री पॉलिटिक्स में तमिलनाडु के बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़े चेंजेस की तरफ इशारा कर रही है। जी अविनाश भाई, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी नमस्कार गायत्री जी, आपको और दोनों ही चैनल के सभी दर्शकों को। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति शुरू से ही इंटरेस्टिंग रही है और खासकर एक्ट्रेस के मामले में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय से इस चीज को कि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का एक होल्ड रहा है पॉलिटिक्स में। चाहे आप एमजीआर से ले लीजिए, चाहे जयललिता ले लीजिए, चाहे खुद करुणानिधि ले लीजिए। एक 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 लंबी लेगेसी है फिल्मों से आने वाली, क्योंकि एक्टर को लोग पसंद करते हैं और एक्टर अगर पार्टी बना करके आ जाता है तो उसको उसी छवि के हिसाब से प्रोजेक्शंस किया जाता है। जोसेफ विजय ने जो पार्टी बनाई है, बेसिकली जोसेफ विजय की जो राजनीति है वो यहां से नहीं शुरू होती है। मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों के लिए डिटेल बता दूं। 2009 में जोसेफ विजय का एक फैन क्लब था, ठीक है, उसका नाम था विजय मक्कल यक्कम। उसको इन्होंने रजिस्टर्ड कराया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन ने, इनके फैन क्लब ने 2011 में एआईएडीएमके को सपोर्ट किया। समझिएगा इस चीज को, एआईएडीएमके को सपोर्ट किया इन्होंने। उसके बाद 2011 की बात है, तब जयललिता जिंदा थी, तो एक फिल्म और फिल्म इंडस्ट्री और उस तरीके का एक लेगेसी को जोड़ करके यहां पे लोगों ने देखा। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन चलता रहा, इनकी गतिविधियां अपनी चलती रही और फैन क्लब होना और इस तरीके की चीजें होना साउथ के सिनेमा में बहुत कॉमन चीज है। और जो सब विजय काफी पॉपुलर हैं, तमिलनाडु में भी ठीक ठाक पॉपुलर हैं, वो कर्नाटक और केरल में भी। तो उस पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए इन्होंने एक काम और किया। 2021 में इन्होंने लोकल बॉडी का चुनाव लड़ा और लोकल बॉडी का जब चुनाव इन्होंने लड़ा तो 169 कैंडिडेट इन्होंने अपने उस जो इनका फैन क्लब वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके उतारे और 115 उम्मीदवार इनके जीत करके आए। उसके बाद 2 फरवरी 2024 को इन्होंने अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई चुनाव आयोग में और उसकी घोषणा कर दी इन्होंने। तो ये है इनका पॉलिटिकल करियर। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जोसेफ विजय टेस्ट एंड ट्रायल पॉलिटिक्स में कर्नाटक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में लंबे समय से कर रहे हैं। उनको अब लगता है कि शायद मैं स्पेस बना सकता हूं। जी, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा टाइम हो गया इनको राजनीति में। बट इनके बारे में जो बात चल रही है अविनाश भाई पीछे सोशल मीडिया में, कि इनको लाया इसलिए गया है कि अन्नामलई की काट के तैयारी की जा रही है। एज मैं ये बोलूंगी, जैसे हम केजरीवाल को कहते हैं टीम बी ऑफ कांग्रेस, वैसे ही ये टीम बी ऑफ डीएमके। जी अब देखिए अन्नामलाई की जो पॉपुलरिटी है, अन्नामलाई सिंगल पीस है। पूछिए क्यों? अब तक तमिलनाडु के की राजनीति में जो बहुत पॉपुलर लोग रहे हैं, या तो वो द्रविड़ आंदोलन या फिर इस तरीके की जो चीजें लेकर के आना, पेरियारवादी, तो अन्ना दुरई, इस तरीके के लोग रहे हैं, या फिर उसके बाद फिल्म से लेकर के चाहे जयललिता हो चाहे करुणानिधि हो, इस तरीके। पहली बार कोई ब्यूरोक्रेट्स आया है इस तरीके की चीजें कर रहा है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, जो जिसने अपना स्पेस बनाया, सिनेमा से नहीं बनाया उस व्यक्ति ने स्पेस, उस व्यक्ति ने स्पेस बनाया है अपनी मतलब अपनी खुद की लेगेसी से स्पेस बनाया है। और अभी बहुत कम उम्र है अन्नामलाई की। जाहिर सी बात है अन्नामलाई बहुत पॉपुलर है। वोट कितना मिलेगा, सीटें कितनी जीतेंगी, ये अलग विषय है, लेकिन पॉपुलरिटी में अन्नामलाई के समकक्ष इस समय कोई भी पॉलिटिशियंस नहीं है। और अन्नामलाई, अगर आप जोसेफ विजय से ही कंपेयर किया जाए तो जोसेफ विजय बहुत लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं, 60-70 फिल्मों में काम किए, सुपरस्टार हैं, सारी चीजें हैं। उम्र भी इनकी 47-48 साल है। अन्नामलाई अभी अंडर 40 है। एक चीज, दूसरी चीज कि अन्नामलाई ने जहां जहां काम किया है वहां वहां खुद को प्रूफ किया है। चाहे वो एजुकेशन में रहे तो आईआईएम लखनऊ से पढ़े हुए हैं, वो आईपीएस चुने गए, 10 साल उन्होंने नौकरी की थी 40 साल की उम्र में, और एक बढ़िया आईपीएस ऑफिसर, एक रॉबिन हुड की उनकी छवि रही। उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, यात्राएं शुरू की और खुल करके तमिलनाडु के भ्रष्टाचार पे बोलते रहे हैं। भले ही अलायंस में एआईएडीएमके थी, लेकिन उनके नेताओं के खिलाफ भी बोलते रहे, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा हाल में ही अन्नामलाई ने अभी
एक पूर्व सांसद और 15 पूर्व विधायकों को पार्टी में शामिल करवाया है। दिल्ली में हुआ था और बड़े रिस्पेक्टफुली और बड़े ग्रेसफुली तरीके से। तो पॉपुलैरिटी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। अब यहां पे एआईएडीएमके जो है, जिसने अलायंस तोड़ दिया भाजपा के साथ, उसके साथ समस्या है कि उसके पास कोई पॉपुलर फेस नहीं है। तो अब दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। डीएमके के पास भी पॉपुलर फेस नहीं है, लेकिन चूंकि वह सत्ता में है और एक तरीके से सनातन विरोधी बातें करती है, तो जो सनातन विरोधी तत्व हैं वो उसके साथ इंटैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको देखेंगे एआईएडीएमके के संदर्भ में, तो एआईएडीएमके को एक चेहरा चाहिए। अब वो चेहरा एआईएडीएमके के साथ चाहिए कि बाद चाहिए, क्योंकि जोसेफ विजय ने एक बात कही, जब मैं इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जब इन्होंने पार्टी बनाई थी, इन्होंने एक चीज कही कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी का समर्थन करेंगे। हम 2026 का विधानसभा जरूर लड़ेंगे। दो बातें समझिए। अब 2 साल का इनके पास लगभग टाइम मिलेगा, इसमें 2 साल तैयारी करेंगे, 26 का विधानसभा लड़ेंगे। और अन्नामलाई का जो वो है, अब चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, तो जाहिर सी बात लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटें आती नहीं आती वो एक अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे एक युवा चेहरा जो प्रोजेक्टेड हो रहा है, आप डीएमके के जो स्टालिन है उनकी भी उम्र हो चुकी है, आप देख ही रही, उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें जा रही, उनके बेटे के बयान, उनके बयान और उनके जिस तरीके के क्रियाकलाप हैं। अब वहां स्पेस नहीं है, एग्जैक्टली कोई भी मजबूत विपक्ष का स्पेस नहीं है। गायत्री जी, इस बात को समझिएगा। एआईएडीएमके लगभग आप खत्म मान करके चलिए उसको, ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस वहां खत्म ही है, वो चूंकि डीएमके की पिछलग्गू बनी हुई है, तो उसका कोई वो जनाधार नहीं है। अब जो पॉलिटिकल स्पेस बच रहा है, उस पॉलिटिकल स्पेस में जोसेफ विजय की ये कोशिश रहेगी कि मैं भी एक अपना स्पेस बनाऊं, और स्पेस बनाऊं तो अगर डीएमके एक सम्मानित सीट देना चाहती है, अगर बीजेपी से 2026 में लड़ाई होती तो डीएमके के साथ, और नहीं तो एआईएडीएमके के साथ। दोनों ही विकल्प खुला रखा है जोसेफ विजय ने। लेकिन असली टारगेट जोसेफ विजय का राजनीति में आने का मतलब है कि अन्नामलाई से ही होगा। तो ऐसा भी हो सकता है 2024 में कि जोसेफ बरसे अन्नामलाई हो जाए और बाकी एआईएडीएमके और जो डीएमके हैं, ये दोनों ही पार्टियां वहां निग्लिजिबल हो जाए। यह भी हो सकता है राजनीति में कि दो युवा चेहरे, दो पॉपुलर, चूंकि अन्नामलाई भी बहुत पॉपुलर है, यात्रा वात्रा कर चुके हैं, केंद्र में 2024 में सरकार आनी ही है, और एक उस पॉपुलरिटी को लेकर के अन्नामलाई अपनी चीजों को रखे और दूसरी तरफ जोसेफ विजय रखे, जो एक समय में करुणानिधि और जयललिता के बीच का जो राइवल था। अब दोनों नहीं रहे इस समय। जब दोनों नहीं रहे और दोनों ही तरफ जो लीडर की क्राइसिस है, अब मुझको नहीं लगता है कि स्टालिन बहुत कुछ करने की स्थिति में है, और उनका बेटा भी एक्टिंग करता है, लेकिन उसके बस का नहीं है पार्टी को संभालना, पार्टी को चलाना। तो उस स्थिति में दोनों ही तरफ मुझको लगता है कि 2026 तक स्पेस एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा पॉलिटिकली तमिलनाडु की राजनीति में। तो दोनों राजनीति को कंपनसेट करने के लिए एक तरफ से बीजेपी के अन्नामलाई और दूसरी तरफ से जोसेफ अपनी पार्टी बना करके, जोसेफ विजय अपनी पार्टी बना करके उस चीज को, स्पेस को भरने की कोशिश करेंगे। और चूंकि क्रिश्चियन समुदाय भी बहुत अधिक है, क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, तो हो सकता है कि वो उसका भी लाभ लेना चाहते हो। जी, तो इसका मतलब ये सीधे अन्नामलाई के कॉम्पिटिटर की तरह नजर आएंगे, रादर देन डीएमके को सपोर्ट करना या फिर एआईएडीएमके को सपोर्ट करना। देखिए, जोसेफ विजय की जो पॉपुलरिटी है, जोसेफ विजय का जो फिल्म का जो स्टारडम है, ठीक है, देखिए उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, उनका फैन क्लब है पहले से ही, वो फैन क्लब चुनाव भी लड़ा है लोकल बॉडी का, इन्होंने एआईएडीएमके को समर्थन भी दिया है। तो एक ठीक है, इनका ठीक ठाक स्पेस है वहां के पॉलिटिक्स में, भले ही लोकल बॉडी की पॉलिटिक्स में हो। तो एकदम से नया कुछ नहीं करना है बहुत बड़ा इनको, ठीक है। अब इनको 2 साल का समय मिला। आप बताइए कि स्टालिन से जोसेफ विजय का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। 2 साल बाद और स्टालिन की स्थिति दूसरी हो जाएगी। और स्टालिन का जो बेटा है, मुझको नहीं लगता कि वो एक्टर विजय को और दूसरी तरफ अन्नामलाई को कंपटीशन देने के चक्कर, क्योंकि देखिए आप बयान दे दीजिए, उल जलूल कुछ भी बोल दीजिए, आज आपकी सरकार है, ठीक है, आपको लग रहा है सारी चीजें बहुत है। आपको याद रहा होगा, एक जयललिता को उठा करके जेल में भरवा दिया था जब करुणानिधि की सरकार आई थी। जब जयललिता की सरकार आई थी तो करुणानिधि को जेल में भिजवा दिया था। तो स्थिति यही है कमोबेश।
हो सकता है कि कल के लिए के अन्नामलाई की सरकार आए और बाप बेटा दोनों जेल में हो, क्योंकि ऐसा तो है ना, अभी अभी इनका एक मंत्री बहुत बड़ा संथल बालाजी तो जेल में ही है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही उसको। इस तरीके के और भी करप्शन के चार्जेस हैं। और के अन्नामलाई एआईएडीएमके भी फाइल लेकर के आए हैं और डीएमके फाइल भी लेकर के आए हैं, दोनों के करप्शन की बातें की हैं उन्होंने। यही कारण रहा है कि एआईएडीएमके से गठबंधन टूट गया और बीजेपी ने के अन्नामलाई को रिप्लेस नहीं किया, जबकि तेलंगाना में इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बांदी संजय कुमार को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप सोचिए, बीजेपी को बहुत ट्रस्ट है अन्नामलाई पे और अन्नामलाई को बूस्ट कर रही है। इवन की अब तो बात चलने लगी साउथ में, खासकर तमिलनाडु के अंदर और बीजेपी के अंदर पूरे देश भर में कि के अन्नामलाई अगले मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के तमिलनाडु में। टाइम लग जाए, हो सकता है 26 में ना बने, 31 में बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। और अन्नामलाई की जो परवरिश, पॉलिटिकल परवरिश की जा रही है वो इसी हिसाब से की जा रही है। इवन राजनाथ सिंह ने कह दिया कि ये भविष्य के पीएम भी हो सकते हैं। तो इस भी दृष्टिकोण से के अन्नामलाई को देखा जा रहा है ना। राजनाथ सिंह तो कोई ऐसा है नहीं कि वो इनमेच्योर बयान दे देंगे, या कुछ कुछ चीजें उन्होंने देखी होगी तो उन्होंने कहा होगा, और बहुत सारे लोग मान रहे हैं। बहुत मेहनती है, यंग है, एनर्जेटिक है, डरते नहीं है किसी से। तो ये है अन्नामलाई की यूएसपी। अब उस यूएसपी के अगेंस्ट में भी तो होना चाहिए। पॉलिटिक्स देखिए क्या होता है, पॉलिटिक्स कभी सिंगल नहीं होती है, उसके अगेंस्ट में भी कोई होना चाहिए। अब वो दमदार है या नहीं है वो बात अलग है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी हैं, अल्टीमेटली विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी ही है। अब राहुल गांधी इनकम्पिटेंट है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो मुझको लगता है कि विजय को ये सुटेबल समय लगा होगा कि 2026 की पॉलिटिक्स में मुझे आना चाहिए, तमिलनाडु की राजनीति में, मेन राजनीति में आना चाहिए। इसके वजह से ये लॉन्चिंग हो रही है और वो किसी को भी समर्थन दे सकते हैं, इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो एआईडीएमके को समर्थन दे चुके हैं, डीएमके को भी दे सकते हैं अगर उनको लगता है कि मुझे सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं तो। जी, तो कंसोलिडेशन होगी अभी आने वाले टाइम पे। आप पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हो तमिलनाडु के जाते हुए? क्योंकि मुझे कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है। और आपने जैसे बोला ना, स्टालिन का बेटा जो उदयनिधि स्टालिन है, उसके बस की नहीं, ही इज पॉलिटिकली इमेच्योर्ड, ग्राउंड पर कभी उतरे नहीं है। अच्छा, बाय द वे, उदयनिधि स्टालिन और उनके जीजा में बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों डीएमके पार्टी को कैप्चर करना चाहते हैं। एमके बिल्कुल स्टालिन ठीक का है। दामाद एमके स्टालिन के क्योंकि बेटे देखिए में। जो पैसा और जो बिजनेस है, ठीक है, वो जीजा के पास है, दोनों चीजें हैं। और जो ये हैं उदयनिधि हैं, ये जैसे नहीं होता है कि एक लफुआ टाइप का लड़का होता है, ठीक है, बाप के पास पैसा है, चीजें हैं, तो उसका सुख भोग रहा है, तो ये उसका सुख ये भोग रहा है। इनकी एक्टिविटी टॉलीवुड में ज्यादा है, ये ज्यादातर अपने आप को टॉलीवुड में कंसंट्रेट ज्यादा करते हैं हाँ, वहां से तो जैसे वो उस तरीके की चीजें हैं। तो इस तरीके के लोग पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स में ठीक है, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री है, तुम्हारा दादा मुख्यमंत्री था, नेता था, तुम भी नेता बन गए, तुम भी मंत्री बन गए, तुम भी चुनाव जीत ली, वो ठीक है। लेकिन उसके जाने के बाद ठीक है, राहुल गांधी वाली स्थिति, ठीक है, तुम्हारे बाप दादा साथ पूछते हैं, तुम्हारी भारत में राज की हैं और ये वो है, इससे प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था क्या है? तुम्हारी भी तो होनी चाहिए। और वहां पे देख लीजिएगा, विजय के उभार से एक चीज तय, एआईएडीएमके जो और बची खुची वो भी खत्म हो जाएगी। अब वहां पे ट्रायंगल बनेगा, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ विजय। विजय को हल्के में नहीं आंका जा सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। एक तरफ विजय, एक तरफ डीएमके, एक तरफ बीजेपी, एक ट्रायंगल बनेगा और एआईएडीएमके अपना उसी में कूदा फांदी मचाएगी, क्योंकि उनके पार्टी में भी एक मत नहीं है। जी, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले समय में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल से चीजें चल रही हैं। बट समहाउ आई डोंट नो व्हाई, इवन तो विजय पॉपुलर फेस बहुत है और छोटे मोटे इलेक्शंस भी जीते हैं, बट जो अन्नामलई की जो ग्रूमिंग हो रही है, क्योंकि उनको ग्रूम करने वाले लोग कौन है वो देखना बहुत जरूरी है। अमित शाह, द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और विजय को कौन ग्रूम कर रहा है ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। बट मुझे टीवी पर और एक रीटेक लेकर मूवीज में काम करना, चार्मिंग फेस करना बहुत अलग है, और ग्राउंड पर एड़ियां रगड़ना, अविनाश भाई, बहुत अलग है। और वो अभी आज की डेट में अन्नामलई कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो यात्रा निकाली। देखिए इसके पीछे का रीजन है, देखिए एक्टर की एक पॉपुलैरिटी जो है ना, उसको खासकर तमिलनाडु में होते हुए लोगों ने देखा है।
कर्नाटक में तो बहुत नहीं हुआ, केरल में भी बहुत नहीं हुआ, तेलंगाना और आंध्रा में भी बहुत नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु में हुआ है। उस पॉपुलैरिटी को भुनाया और लोग सीएम बने और राजनीति की धुरी हैं। आज डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि में फिल्में हैं। चाहे राजनीतिक कोई एक पीढ़ी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो उस चीज को देखते हुए स्पेस तो बना लेंगे। अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक देखने वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि मुझको लगता है कि अन्नामलाई और एक्टर विजय, ये दोनों के उम्र में ठीक है 8-10 साल का डिफरेंस है, लेकिन आप अंडर 40 वो हैं, अंडर 50 वो हैं, अंडर 40 वो हैं, या 50 और 40 का आप रेशियो मान करके चल लीजिए दोनों का। तो एक चीज तो तय है कि एआईएडीएमके खत्म हो जाएगी। डीएमके चूंकि तुरंत सत्ता में रहेगी और चुनाव होगा, तो उसको नहीं कह सकते कि आप वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैसा वैसा रहेगा ही, चीजें रहेंगी ही, उनका अपना एक सेटलमेंट रहेगा ही, तो वो रहेंगे एक उस तरीके से। और डीएमके के खिलाफ एक रोष पैदा हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि दूसरी तरीके से कैप्चर किया जाए, और हो सकता है बाद में चल करके अगर कोई गठबंधन में सरकार बनाने की बात आए तो विजय और डीएमके मिलकर के सरकार बना ले, यह भी एक संभव है, एक्चुअली में संभावना है। इसको इसीलिए तभी बोल रहे हैं कि इनको डीएमके की टीम बी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अन्नामलाई जहां हिंदू का वोट्स गार्नर कर रहे हैं, वहां एक्टर विजय क्रिश्चियन है, और उनका जो अपील है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को चाहता है, जिसकी वजह से उनका वोट बैंक वही लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट को एड ऑन करता है। वो डीएमके का ही वोट बैंक है। तो वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो, जैसे उनका पॉपुलैरिटी डाउन होता है, इधर विजय आते हैं और दोनों गठबंधन में सरकार बनाते हैं। वही जैसे अभी हमने देखा ना, कांग्रेस के साथ में अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी, और उधर शरद पवार, ये वही सेम स्टोरी आई थिंक इज गोइंग टू रिपीट इवन इन तमिलनाडु। ठीक बात जी। तो अविनाश भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर पॉइंट बिफोर वी वाइंड अप? यही है, अभी इसका वेट एंड वॉच करते हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ होना है, बहुत उथल पुथल होगी 24 को लेकर के भी, और मुझको लगता है 26 को लेकर के भी। जी। पर एक चीज तो मैं कहूंगी कि जिसको रगड़ा जाता है, जब सोने को उबाला, जब सोने को गरम अवन में डाला जाता है, मैं क्या बोलूं उसको, मतलब जितना रगड़ा जाता है हीरे को, वो उतना ज्यादा चमकता है। और अन्नामलाई को अभी रगड़ा खूब अच्छे से जा रहा है, मतलब पद यात्रा, यहाँ यात्रा, वहां यात्रा, ये इस जिस तरीके से। और उसके कॉन्टेक्ट, उसके ऑपोजिट में है विजय, हु इज कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड। अब एक सेट स्टैंडर्ड है, एक सेट फेस है उनका, और देखते हैं आगे आने वाले समय में दोनों के, इनके पास एज का एडवांटेज है, उनके पास एज का एडवांटेज नहीं है। वो अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ अलग भी होंगी चीजें। थैंक यू अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट यूट्यूब चैनल, और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हिंद।